Hello everyone, this is Suman and today our topic is Indian economy of the eve of independence. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था +1 इकोनॉमिक्स का बेसिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, क्या होता है, वो हमने प्रीवियस में स्टार्ट किया था। आज से हम इसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज ऑन द इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी किस तरीके की थी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि इंडिपेंडेंस के टाइम जब हम ब्रिटिश राज 1947 की बात करें यहाँ पे हम, तो उस टाइम के हम ब्रिटिश राज से जस्ट क्या है, मतलब हमने फ्रीडम ली थी तो हैंड टू हैंड वो चीज़ें हैं वो रिमूव नहीं हुई थी। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा लॉस हमें हुआ था, हमारी जो इकॉनमी थी वो बहुत डाउन थी। उसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, उसके फैक्टर्स हम देखेंगे कि उस टाइम हमारी कंडीशन क्या थी, किस तरीके थी, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसमें हमें काफ़ी लॉस हुआ था, या कौन कौन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, या यूँ कह लें कि उसका हम एक्सप्लॉयटेशन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा हमारे जो जितने भी हमारे कल्चर थे या हमारी जितनी भी सोर्सेस थे उन सबको क्या किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। जो चीज़ें उन्हें सही लगी, जो चीज़ें उन्हें बेनिफिशियल लगी, वो अपनी कंट्री में उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दी। और उन्हीं से क्या फिनिश गुड्स लेकर के वो हमें इम्पोर्ट करते थे। तो काफ़ी चीज़ें थी जिनका नुकसान हुआ और उनकी कहीं ना कहीं भरपाई आज तक भी नहीं हुई है। उस चीज़ को हम गर्व कर रहे हैं और हमारे जो कंट्री है वो जो इकॉनमी कंट्री की जो इकॉनमी है वो काफ़ी और ज़्यादा बैकवर्ड चली गई थी। उस चीज़ को ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा हमें क्या है, पॉलिसीज़ का है बहुत ज़्यादा इसमें रिफॉर्म्स करने पड़े हैं। तो उसी का ही पॉइंट है कि उस टाइम हमारी इकॉनमी की क्या कंडीशन थी। तो उसके कुछ एक और पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट है, उनके थ्रू स्टडी करेंगे कि अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग हमारी क्या कंडीशन थी। एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हमारी क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल है उसकी क्या सिचुएशन थी, डेमोग्राफिक हमारी प्रोफाइल किस तरीके की थी, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड की जो हमारा आउट ऑफ द कंट्री ट्रेड है वो अनदर जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ किस तरीके का है, इकोनॉमी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का है, और हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, मेन सोर्स हमारा क्या था, किस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते थे। ये हमारे कुछ क्या है बेसिक पॉइंट है जिसके थ्रू हम स्टडी करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडिया है वो कंट्री है, वो क्या है मोस्ट ऑफ दी क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। आज के टाइम भी हम कहें तो 65 to 70% है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम, एग्रीकल्चर के बेस्ड है। तो वो उस टाइम क्या थी, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या बिल्कुल लो थी, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ हमारे जो एग्रीकल्चर थी वो रेनी बेस्ड थी कि बारिश होएगी तो फसल हो जाएगी, अगर अच्छी बारिश है तो आउटपुट अच्छा है, अदरवाइज नहीं। तो यानी कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो थी इस केस में। जो हमारा वीट है, राइस है, इसका जो रेशियो आज है कि इस काफ़ी हद तक हमारी प्रोडक्शन इसमें आती है, फर्स्ट नंबर पे है, रैंकिंग पे है इंडिया। लेकिन उस टाइम में क्या है, इनकी प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम थी। हाई वनरेबिलिटी, जो हमारी वनरेबिलिटी है यानी कि जो रेनी है सिर्फ उसी के बेस के ऊपर हम करते थे, कोई सिंचाई का, कोई इरिगेशन कुछ भी नहीं होता था, ना ही कोई प्रॉपर सिस्टम होता था कल्टीवेशन का, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी। बस ठीक है अपना अकॉर्डिंग करते थे कि बारिश हो गई, अच्छी बारिश है तो फसल हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या है उसकी बिछाई होती थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा सारा काम होता था। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एनहांस अच्छे से हाई टेक्नोलॉजी के सीड्स नहीं है, बीज भी नहीं होते थे। उसी चीज़ को जो फसल है उसी को स्टोरेज करके आगे फर्दर कल्टिवेट किया जाता था। तो हमारी जो ये चीज़ें थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि जो हमारी लैंड होल्डिंग है उसका कुछ एक पीस यहाँ है, एक पीस वहाँ, एक पीस वहाँ, मतलब फ्रेगमेंटेड थी, अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड थी हमारी लैंड है, उसका भी कोई मैनेज नहीं था प्रॉपर कि इसी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया उसमें इस तरह की हमारी वर्क करेंगे, इस तरह का इसमें काम लेंगे, वो हमारी क्या है अलग अलग थी, उसका भी कोई सिस्टम नहीं था, कोई मैनेज नहीं थी। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज के हिसाब से क्या है, जो हमारे कुछ इतने ज़्यादा तो इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई थी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दी जाती तो फिर हमारी प्रोडक्शन बढ़ती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो इकॉनमी है वो हाई होती। तो इस इंडस्ट्रीज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन जितनी भी थी, तो जितने भी हम प्रोडक्शन करते थे, जिस भी हिसाब से जो भी हमारा सिस्टम था, प्रोसीजर था, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोडक्शन करते थे, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी थी, यानी कि उनकी जो टैरिफ पॉलिसी कौन सी होती है, जो भी हमारे बैरियर्स होते हैं एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट था, यानी कि अलग था। किस तरीके से कि अगर जो उनको लगता है कि जिस बेनिफिशियल है उनकी कंट्री के लिए, उनकी कंट्री की जो इनकम है उसको जनरेट करता है या उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसके ऊपर जो टैरिफ जो टैक्सेस होते थे
एक्साइज ड्यूटी हो गया, जो भी जितने भी रिलेटेड हमारे एक्सपोर्ट के टैक्सेस होते थे वो क्या है रिड्यूस कर दिए जाते थे। और जो उनको लगता था कि जो इम्पोर्ट करने हैं उनकी कंट्री से चीज़ें आके यहाँ पे सेल करते उसके ऊपर भी टैक्सेस नहीं लगते थे। अनदर जो भी चीज़ें होती थी उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो अलग होते थे। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। जो उनकी जो टैरिफ पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटेड थी कि वो अपने बेनिफिट के हिसाब से उनको सेटअप करते थे, कोई स्पेसिफिक कुछ भी रूल नहीं था। नेक्स्ट क्या है कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड। तो अब वो क्या करते थे कि अपनी कंट्री से इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर अपनी गुड्स को सेल करते थे। तो जो कम्पीट करते थे हैंडमेड और मशीन मेड है उनका डिफरेंस तो रहेगा। और जो रिसेंट चीज़ें चली कि मशीन मेड है उसके अंदर क्या है थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा है, हैंडमेड से वो फास्ट उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल है। नॉर्मल सी बात है कि उसकी डिमांड है वो ज़्यादा राइज होगी। तो उनसे कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ हैंडमेड प्रोडक्ट है वो कैसे कंपटीशन करेगा, क्योंकि सप्लाई ही नहीं कर पाएगा उतनी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड उसकी क्लैरिटी भी देते हैं, टेक्नोलॉजी भी मशीनरी के अकॉर्डिंग और ज़्यादा हाई करके उस चीज़ को लेके आते हैं, तो डिफरेंस तो रहेगा। तो उनका कंपटीशन था तो उसको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि उसको किस तरीके से फेस है वो किया जाए। नेक्स्ट न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब वो क्या ब्रिटिशर्स के क्या होता था कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसको लेके आना है, तो जितनी हो उसके उस चीज़ की डिमांड है कि जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है ना तो इसका है वो इसके वेस्टर्न के अकॉर्डिंग हो, ताकि क्या है कि इसकी डिमांड उनके गुड्स की डिमांड है वो कंटिन्यू चलती रहे, वो कंटिन्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहे। जो ब्रिटिशर्स है यानी कि यहाँ पे इम्पोर्ट करके सेल करते थे तो उनको ये था कि हम कंटिन्यू इस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर, और जो लोग हैं वो इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। तो जो डिमांड का नया पैटर्न है वो जो हमारे होम प्रोडक्ट है रादर देन कि होम प्रोडक्ट की वो जो फॉरेन प्रोडक्ट है यानी जो ब्रिटिशर्स के थे उसको अडॉप्ट करें। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडस्ट्रियल ट्रेड के बाद क्या है इंडियन फॉरेन ट्रेड। हमारा जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था, यानी कि इंडिया का जो आउट ऑफ द कंट्री जितनी भी हमारी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग थी वो किस हिसाब से थी। तो हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड हो गया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी होती थी यानी जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे इम्पोर्ट करेंगे वो पॉलिसी किस हिसाब से होती थी। जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते थे कि जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट है ना उनको क्या करते थे एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री के अंदर, और उन्हीं से फिनिश गुड्स प्रिपेयर करके इम्पोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल इंडिया का होता था क्योंकि बहुत सॉलिड और परफेक्ट होता था, और उसको बल्क में ले जाके उसका फिनिश गुड्स प्रिपेयर करके अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ पे क्या है वो सेल करते थे। तो डबल बेनिफिट वो ऑन करते थे, यानी कि उनको लो प्राइस के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया एंड वो हाई प्राइस के अंदर फिनिश गुड्स है वो सेल करेंगे। मोनोपोली कंट्रोल, यानी कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था ना उसके ऊपर उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया कि जितना उसको अपनी मनमर्जी के हिसाब से फॉरेन ट्रेड करवाते। वो ज़्यादातर क्या करते थे कि वो अपनी ही कंट्री से एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग करते ताकि इनको सारा बेनिफिट मिले। अपने ट्रेड को वो इतना इतना इस मतलब इंडिया के अंदर बढ़ा दें कि वो अपने हर तरह से अपना क्या है एक अधिकार करें अपने प्रोडक्ट को लेके आए। तो उन्होंने अपने पूरे फॉरेन ट्रेड के ऊपर अपना मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था। सरप्लस ट्रेड बट बेनिफिट ओनली क्या होता था, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट होता था। सरप्लस तो होता था ट्रेड में, यानी कि जितना भी हम ट्रेड करते थे उसके अंदर बेनिफिट तो था, लेकिन वो इंडियन को नहीं मिलता था, वो ब्रिटिशर्स ही ले जाते थे, वो बेनिफिट हमें इंडिया को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे भी बेनिफिट है वो यूज इंडिया के लिए तो कोई यूजफुल ही नहीं है, काफ़ी जो मनी है वो अर्न करते थे इंडिया की ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन वो इंडिया को ना मिलकर ब्रिटिशर्स ले जाते थे। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक हमारी किस तरीके की थी, इसका प्रोफाइल क्या था, बर्थ एंड डेथ रेट, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था, ना ही तो प्रॉपर किसी हेल्थ को मैनेज करना, ना ही किसी सिस्टम को सेटअप करना, तो हर तरीके से एक्सप्लोरेशन होता था, तो उस चीज़ का हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो बर्थ और डेथ रेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता था कि प्रॉपर क्या है कि जिस तरीके से हम, क्योंकि वो क्या उनका मेन पर्पस क्या था कि उन्होंने देखा था कि जो इंडिया के जो लोग हैं ना वो काफ़ी पावरफुल हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कि इनका जो सिस्टम है ना उसको कहीं ना कहीं हिलाया जाए, ताकि वो इसकी जो इनकी पावर है ना वो कम हो। तो हमारा जो बर्थ और डेथ रेट था वो काफ़ी हायर था इस टाइम के अंदर, उसमें क्योंकि मैनेज ही नहीं था प्रॉपर कि कम कितना इसके क्या कंट्रोल होना चाहिए, या प्रॉपर इनको हेल्थ टिप्स दी जाए या कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए या नॉलेज लोगों को दी जाए, इस तरह का कुछ भी नहीं था। इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो हमारे चाइल्ड्स हैं जो इन्फेंट हैं उनका जो मोर्टेलिटी रेट है मतलब वो भी क्या है काफ़ी हायर था, उसको भी मैनेज नहीं था कि ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई उसका नुकसान हो रहा है, डेथ हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं चीज़ को और ज़्यादा रिड्यूस किया गया था। लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, ये कह सकते हैं कि अब 16% के
नियर अबाउट हमारा लिटरेसी रेट था, क्योंकि अगर हमारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, उनका मेन पर्पज था कि लोगों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाना, क्योंकि अगर एजुकेटेड हो गया यानी कि उनको अवेयरनेस आ गई, उनको नॉलेज आ गई इस चीज़ की, अगर नॉलेज आ गई तो वो थोड़ी ना अपने ऊपर राज करने देंगे। तो जो लिटरेसी रेट था वो भी बहुत डाउन था हमारा उस टाइम में, 16% था, और मेल फीमेल में करें तो बहुत ही डाउन अलग अलग है, यानी कि फीमेल का तो और भी नीचा है इससे। ये ओवरऑल एग्रीगेट है कि 16% नियर अबाउट 16% हमारा लिटरेसी रेट होता था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई उन्होंने किया था, उसका भी एक रीज़न था। इकोनॉमिक चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, एंड अदर्स भी आए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे रेलवे हैं, रोड हैं, कम्युनिकेशंस के मीन्स हैं, यानी कि इसलिए कम्युनिकेट हम कर सकते हैं डाक के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, इन्फॉर्मेशन है हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम सेंड कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी जो ट्रेड है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्या है वर्क किया था। इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। इस चीज़ में हम कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट इंडिया को जरूर हुआ था, क्योंकि अभी हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की वो नई नई लेके आए थे, आपस में लिंक आउट किया था उन्होंने, सिटी टू सिटी, कंट्री जितने भी कंट्री के अंदर स्टेट हैं उन स्टेट को लिंक आउट किया था, स्टेट के अंदर सिटीज हैं उनको लिंक आउट किया था। यह उन्होंने अपने ट्रेड के लिए था कि उनका ट्रेड है वो इजीली हो पाए, इसलिए वो कम्युनिकेट कर सकें कि कहाँ कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरीके से चीज़ों को एक्सपोर्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसका बेनिफिट इंडिया को हुआ, यानी कि इस चीज़ को, ये चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट हुआ था कुछ हद तक। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन हमारा क्या था, वो चीज मेन चीज हमारी एक पीछे हमने किया है अभी कि एग्रीकल्चर है वो हमारा मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर ही था कि एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट होगी, यानी कि इनकम का जो सोर्स है वो हमारा एग्रीकल्चर था कि हम उसमें कल्टिवेट करेंगे, फसल है वो बारिश होगी तब उसको अच्छा एक आउटपुट आएगा, वहाँ से हमारी इनकम जनरेट होगी और हमारे जो लिविंग वांट्स हैं या नीड्स हैं उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स था हमारा। फोकस इंडस्ट्रीज के ऊपर तो किया ही नहीं गया था, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते तो हमारी प्रोडक्टिविटी इनहांस होती, प्रोडक्टिविटी इनहांस होती तो हम फॉरेन गुड्स क्यों परचेज करते, हमारी कंट्री के अंदर हमारी ही चीज़ों को हम सप्लाई करते, तो उनसे कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं हम फेस कर सकते थे कि अगर इंडस्ट्राइज को फोकस किया जाए। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर वर्क ही नहीं किया कि इंडस्ट्रीज को जितना उसके डाउन किया जाए, क्योंकि अगर ये इंडिया की इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई है तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स को कौन लेगा, तो कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अनबैलेंस ग्रोथ है, जो ग्रोथ है वो तो ऑटोमेटिकली अनबैलेंस होनी है, क्योंकि एक्सपोर्ट है वो हमारे उन चीज़ों के ज़्यादा होते थे, रॉ मटेरियल का हो गया, हमारे उन चीज़ों का लेके आते थे, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो फिनिश गुड्स का ज़्यादा होता था। तो जो हमारा इम्पोर्ट है वो कहीं ज़्यादा था और एक्सपोर्ट है वो बहुत कम था। इसके हिसाब से यानी कि जो हमारी यहाँ से जो इनकम है, जो पैसा है वो बाहर ज़्यादा जाता था, और वहाँ से जो हमारी फॉरेनर से जो इनकम है वो बहुत कम होती थी। जो ग्रोथ है उसमें तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रहा, वो अनबैलेंस है, वो बिल्कुल डगमगाया हुआ था, क्योंकि उस चीज़ को बैलेंस करने में ही काफ़ी हद तक क्या है टाइम लगता है। बीओपी हम बात करें तो अब नेगेटिव ही चलता है, क्योंकि हमारा जो बीओपी बैलेंस है ना, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इक्वल हो, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो अब और भी कई रीजंस है कि पॉपुलेशन बहुत हाई है, हमारी जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, और इंपोर्ट की कंपैरिजन एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो जो हमारा जो ग्रोथ जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है। तो ये इसके क्या है बेसिक पॉइंट्स हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी जो कंडीशंस है वो क्या थी, काफ़ी हद तक पुअर थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें कुछ बेनिफिट मिले थे, बाकी तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को किया ब्रिटिशर्स ने। तो ये चीज़ें, ये हमारे बेसिक्स पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने किया। तो हम सबको समझ में आ गया होगा। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।